जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे अद्भुत मंदिर की बात करने वाला हूँ, अद्भुत स्थल की बात करने वाला हूँ, अद्भुत वास्तुकला की बात करने वाला हूँ, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा क्योंकि इसका ट्रेलर मैंने 2 दिन पहले ही यहाँ पर डाल दिया है। तो सीधा बात करते हैं कि उड़ीसा इस राज्य में पुरी ज़िले में एक सूर्य मंदिर आता है, जिसे कोणार्क क्षेत्र में होने के कारण उसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है। और वो मंदिर देखने भारत के ही नहीं तो दुनिया भर के लोग, साइंटिस्ट, सब लोग वहाँ पे उस मंदिर में जुट जाते हैं। ऐसी क्या खास बात है उस मंदिर में, ये देखने के लिए एलाइब्रेट टीम भी वहाँ पहुँची। दोस्तों, हमें जो दिखा, जो समझ में आया, वो आज के आपके वीडियो में हाजिर है। दोस्तों, विश्व का यह पहला ऐसा नमूना है जिस मंदिर को बनाया गया स्पेशली काल मापन के लिए। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात कहता हूँ कि यहाँ पे जब घड़ी नहीं थी, जब कैलेंडर नहीं था, तब हमारा जो मानव है, जो आदि मानव है, वो कैसे इस चीज़ों को समझता था। इसका ये एक प्रूफ है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिससे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि इसके पहले की व्यवस्था कैसी प्रगल्भ रही होगी। हम एक वस्तु के ज़रिए उसका काल मापन कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1300 के शताब्दी में किया गया है। राजा नरसिम्हा देव के हाथों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को रथ जैसा, चैरिट जैसा बनाया गया। इसका मेन कारण ये था कि ये पूरे दुनिया पे एक मिसाल साबित हो, और हुआ भी वैसे। रथ के यानी मंदिर के एक बाजू में आपको 12 चक्र दिखेंगे और दूसरी बाजू में आपको 12 चक्के दिखेंगे, जो बिल्कुल रथ के चक्के जैसा उसका आकार बनाया गया। लेकिन हर चक्के में आप अगर दिमाग लगाओ तो टाइम बता सकते हो। इंसानी खोज में, इंसानी टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा नमूना है हमारे लिए, इतिहास वाले बच्चों को सीखने के लिए। मैं तो पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर लाइफ में एक बार कोणार्क देख के आइए, कोणार्क समझ के आइए। देख के तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन उसको समझ के भी आइए। तो सिस्टम ये था कि मंदिर के प्रवेश में सामने में 7 घोड़े लगाए गए थे। 7 घोड़े यानी आपके दिन के, जो हफ्ते के 7 दिन, संडे से सीधा सैटरडे तक ये जो 7 दिन आते हैं, उनका वो एक नमूना था। और इधर से 12 चक्र और उधर से 12 चक्र, ये 12 महीनों के पूर्णिमा और अमावस्या को दर्शाता था। बहुत ही बड़ा लॉजिक लगा कि इस मंदिर को निर्माण किया गया। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी दंत कथाएं इस मंदिर के साथ जोड़ी गई। सबसे पहला तो सूर्य देव मंदिर इसको बोला गया, लेकिन एक्चुअली मैं इस बातों को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि सूर्य देव थे, सूर्य कौन थे, सूर्य मेल थे या सूर्य फीमेल थे, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड करी है। हमने किसी किताब में, किसी ग्रंथ में लिख रखा है। ये हम लोगों ने डिसाइड करने के कारण ये जो बातें हैं, ये बातें तब की है जब इंसानी सभ्यताओं में लेखन कला विकसित हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में भारत के वैज्ञानिक नहीं तो दुनिया भर के वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक भी जिन ट्राइबलों को प्रोटो द्रविडियन कहते हैं, जिन लोगों को कबीलाई सिस्टम के पहले के कहते हैं, उस सिस्टम में लेखन कला अस्तित्व में नहीं थी। फिर भी उनमें हमें 2 स्रोत नज़र आते हैं, वो है चंद्र और सूर्य। हालांकि ट्राइबल लोगों ने इनको मेल या फीमेल नहीं बनाया, ट्राइबल लोगों ने इनको एनर्जी का सोर्स माना, और इस एनर्जी का सोर्स को मुख्य मानते हुए हम प्रोटो द्रविडियन ट्राइब के ज़्यादा से ज़्यादा अगर पालो यानी ध्वज देखेंगे तो आज भी उनके ध्वज पे हमें चंद्र और सूरज नज़र आता है। जी, आपको बताने का ये कारण है क्योंकि किसी भी सोर्स को हम भगवान का नाम देकर हम किसी धर्म ग्रंथ में लोगों को उलझा नहीं सकते। ऐसे हिस्ट्री का काल मापन या अध्ययन नहीं हो सकता। इस अध्ययन को देखने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें इन धर्मों के दीवारों को अगर साइड में रखा जाए तो क्या मिलता है। तो हमें ये मिलता है कि भारत की प्रोटो द्रविडियन कहे जाने वाले ट्राइब संख्या में एक ट्राइब आते हैं, वो है गोंड ट्राइब। कोयतुर कहते हैं वो खुद को, और उनका इतिहास यहाँ के इतिहास से 100% मैच कर जाता है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस मंदिर के मुख्य द्वार पर येनी सोडुम यानी हाथी पर सवार शेर नज़र आते हैं। अभी आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हो तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि हाथी पे शेर सवार यह चिन्ह
कहाँ से विकसित हुआ और कहाँ तक पहुँचा। जब आप ये सर्च करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि गढ़ा मंडला का जो बड़ा गोंडवाना का विस्तार है, बड़ा गोंडवाना का साम्राज्य है, वहाँ के यदुराय मड़ावी जी ने इस चिन्ह का निर्माण किया। उन्होंने जब जंगल में इस चीज़ को देखा कि हाथी का झुंड होते हुए भी एक शेर उन पर काबू कर सकता है, तो फिर उन्होंने इस चिन्ह को दर्शाया। इस चिन्ह को दर्शाने के पीछे एक ये लॉजिक था कि भारत की, हमारी साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो बनी रहे, और उसका जो पाया है वो जन होते हैं और उसको संभालने वाला राजा होता है। इसका दूसरा एक अर्थ निकलता है, यानी सोडुम का हाथी पर जब शेर सवार होता है, इसका दो अर्थ निकलता है कि इन दोनों प्राणियों को क्यों लिया गया, क्योंकि एक शाकाहारी है और दूसरा मांसाहारी है। और हमेशा ही ट्राइबल लोग ना ही शाकाहार को ज़्यादा महत्व देते हैं और ना ही मांसाहार को। ये दोनों अन्न को एक ही नज़र से देखकर खाते हैं, और इसलिए ट्राइबलों के हर पेन स्थलों पे, हर उनके पूजा कार्य में बलि दी जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये सीधा कंसेप्ट हमें उड़ीसा के मंदिर पे नज़र आया। 1300 का काल जो काल था गोंडवाना का शासन काल, और इस काल में जिस कलिंग की बात की जाती है उड़ीसा में, एक्चुअली उसका अगर प्रोनाउंसिएशन निकाले तो मुझे पर्सनली कोया लिंग लगता है। कोया लिंग। अभी आप कहेंगे सर लिंग यह शब्द गोंडी नहीं है, गोंडी में लिंगो यह वर्ड बहुत बड़ा फेमस हुआ। शंभू गौरा का पिंड जब प्रचारित हुआ तब लिंगो ने उनको प्रचारित किया, इसलिए आज भी गोंड ट्राइब उस पिंड को लिंगो पिंड कहते हैं। लिंग पिंड नहीं कहते, लिंगो पिंड कहते। तो हो सकता है उस प्रदेश का नाम कलिंग जो था वो कलिंग नहीं तो कोया लिंगो था, क्योंकि कोया भी वर्ड आता है और लिंगो भी वर्ड आता है। बात करते हैं कि जो राजा ने, नरसिम्हा देव जी ने जिस मंदिर को, इस मंदिर का निर्माण किया, वो गंगवंशी थे ऐसा बोला जाता है। तो गंगवंशी को अगर हम ढूंढेंगे तो हमें ये मिलता है कि गंगवंशी राजा गोंडवाना में थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे इतिहासकार ना ज़्यादा से ज़्यादा 1900 तक जाके थम जाते हैं, उसके पीछे नहीं जा पाते। अरे गोंडवाना शासन उसके भी पीछे था, जाइए तो सही। यहाँ पे 1000 साल पूर्व बनाया गया लांजीगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में है। आप जाइए कभी लांजीगढ़ देखने, और वो लांजीगढ़ इतना अद्भुत रहस्यमयी है कि अंडरग्राउंड है, और उसको आप देखेंगे और फिर आप लोगों की किंवदंतियाँ सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लांजीगढ़ वाले गोंड भी खुद को गंगवंशी मानते हैं। तो बताइए फिर, तो मेरे ख्याल से अगर वो गंगवंशी मानते हैं, जो कि कोणार्क के मंदिर के पहले का किला है, वो अगर खुद को गंगवंशी मान रहे हैं, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि लांजीगढ़ से सीधा कहीं ना कहीं कोणार्क के टेम्पल से लिंक है। और ये बता दूँ सर जी, बहुत सारों का पहला सवाल ये आएगा, सर गोंड साम्राज्य का तो आप बताते हैं, लेकिन बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को वहाँ पे सजाया गया, ये कैसे? देखिए, हम गोंड ट्राइब से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी धर्मों का द्वेष करते फिरे। जब वो राजा थे तब राजा को पता है कि मेरे साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्मीय लोग आते हैं वो सभी एक बराबर है, तभी वो राजा कहलाता है। और जब वो एक बराबर है तब कोई इस देश की, इस साम्राज्य की वास्तु बन रही है, तब सभी धर्मों और पंथों को स्थान देना उस राजा का कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य को लेकर गोंडवाना के शासनकाल में जो भी वास्तुकलाएं बनी है, वहाँ पे हमें इतर धर्मीय भी मूर्तियाँ नज़र आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोणार्क के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जाते हैं, महिलाएं हंसती है, पुरुष हंसते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, वायरल करते हैं। एक्चुअली वहाँ पे संभोग की कुछ क्रियाएं दिखाई गई। हमारे पेन कढ़ाओं पे, पेन स्थल पे, हमारे वास्तुकलाओं पे इसको चित्रित किया जाता। ये वो पॉइंट है मानव जाति के लिए और मानव जाति से भिन्न सभी प्राणियों के लिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे नए जीव का निर्माण होता है। और इसको हमारे पुरखाओं ने बहुत ही सीरियसली लिया, और ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज बड़े छोटों को नहीं बता सकते, तो शायद वो इन चित्रों से कुछ उससे सीख सकते हैं। ऐसी धारणा ही रही होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। दोस्तों, इस मंदिर में जो लोहा निर्माण किया गया, लोहा बनाया गया, लोहा डाला गया उसके नींव में, वो लोहा मुझे बहुत ही प्राचीन और मजबूत लगा। बाकी कुछ लोहा बाहर निकाला गया था और मैंने उस लोहे को हाथ लगाकर जाकर महसूस किया, बहुत ही
ज़बरदस्त वो लोहा है। आज का लोहा धूप में गर्म आ जाता है, लेकिन वो लोहा कड़कती धूप में भी शांत था, शीतल था। आपको पता नहीं होगा, इस मंदिर के निर्माण के लिए 12 साल लगे थे और लगभग 1200 मज़दूरों ने वहाँ पे काम किया था। 1200 कारीगरों ने वहाँ पे काम किया था और उस मंदिर का निर्माण किया गया था। जब उस मंदिर का ड्रोन शॉट आप लेते हैं, ड्रोन से देखते हैं, तो ये मंदिर एक कालमापन लगता है। प्राचीन भारत में समय देखने की कला थी, प्राचीन भारत में आपको सभी दिन गिनने की कला थी, और ये कला इस मंदिर ने वास्तव में ला दी। अगर मेरे दृष्टिकोण से आज मैं कह रहा हूँ कि ये गोंड साम्राज्य से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे धर्मों की लड़ाई की जाए। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों को धर्मों के पन्ने पलटकर इतिहास, ट्राइब के इतिहास में भी इतिहास ढूंढना चाहिए। ट्राइब की विचारधारा में उनके साम्राज्य में इतिहास ढूंढना चाहिए, और बहुत सारा इतिहास वहाँ समेट के हमें मिलेगा। हमें ये भी पता लगता है कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा प्रमाण में गोंड जनजाति है, और गोंड जनजाति वहाँ पे जंगा लिंगा करके अपना पेन करती है। और इसीलिए मैंने उन लोगों से भी बात किया कि कोणार्क के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो बताते हैं कि उनके पुरखाओं ने बताया कि कोणार्क यह शब्द कोन आर्क से नहीं है। कोणार्क यह शब्द वो है जिसका अर्थ होता है कोयाता नार। कोया यानी ये कोयतुर लोग, और नार यानी उनका गांव। तो कोयतुर लोगों का गांव कोणार्क, यह नाम रखा गया है, ऐसा वहाँ के गोंड ट्राइब से मुझे पता चला। यहाँ पे नृत्य गान आपको मिलेगा, यहाँ पे नृत्य करते हुए महिलाएं मिलेंगी। यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो एशियन ट्राइबल कल्चर से मेल खा रही है। हालांकि इस पे जो लीप पोत गया है उसको अगर साइड में करेंगे किसी कथाओं को, किसी भगवानों को, तो हमें ये इतिहास मिल सकता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल प्रकाश सलामी जी, जो कि हमेशा ही मेरे साथ होते हैं, आसनत बनाए रखते हैं मेरे लिए। सेवा तो सलामी जी, हाँ। थोड़ा सा आप अपने नज़र से इस कोणार्क को बताइए। जी तो अली ब्रिज के समस्त दर्शकों को और सगाजनों को सेवा जवाहर करते हैं, जय सेवा करते हैं। और हम हमारे राहुल कर्नाके जी जो है उनके साथ, और हमारे एक सगा है विठल आनंद जी के साथ उड़ीसा दौरा करें, तो हमारे दिमाग में बहुत प्रश्न चल रहे थे, क्योंकि हम बचपन से कुछ गाँव के नाम सुन रहे थे, शहरों के नाम सुन रहे थे, है ना। जैसा अभी कोणार्क है ना, फिर बाद में कटक है, हाँ। कटक है, और महानदी का भी नाम सुने हमने, ये कलिंग भी है। और फिर बाद में हमारी जो प्राचीन गुणाना कालीन चंद्रभागो ढोड़ा है, नदी है, हाँ, उसका कालांतर में चंद्रभागा नाम हो गया है। हाँ। तो ये बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में थे। तो देखिए, हमारे गुणाना के साहित्याचार्य, गुणाना साहित्य अधिपति मोतीराम कंगली जी ने पुरातत्विक आधार पर और हमारे गुणवाना में जो विद्यमान जो कोयापिन पाटांग है, वेसुड़ी है, उसके आधार पर ये ग्रंथ लिखा है, गुणवाना कोट दर्शन जी। ठीक है, तो ये हम जैसे जैसे पढ़ते गए, अभी हम दौरे में उनके ग्रंथ संपदा भी रखते हैं, बिल्कुल पढ़ते भी हैं और लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसका हम एक सिरा पकड़ते हैं तो उसके अंत तक पहुंचते हैं। और यर्स तो ये जो गुणाना कोट दर्शन ग्रंथ है, गुणाना की जो प्राचीन कोट है, गढ़ है, उसका लेखा जोखा इसमें कंगाली जी ने संकलित कर लिपिबद्ध किया है। तो जब भी आप भी बोल रहे थे कलिंग है ना, कलिंग ये क्या है, कोणार्क क्या है, तो ये कंगाली जी ने जो लिपिबद्ध करके रखा है हमारे भारतीय जन के लिए ही नहीं, तो विश्व समुदाय के लिए ये दर्शनार्थ उन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो कोया लिंगो कोट इसका प्राचीन नाम है, कोया लिंगो कोट। कोया लिंगो कोट जिसे कोलिंग या गलिंग कोट के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंतर्गत वर्तमान उड़ीसा की महानदी और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित प्रदेश समाहित था। ये जो उड़ीसा जो आए हैं, गुंडी पुणे मुठवा कोया लिंगो के नाम से इस कोट का नाम पड़ा था। कोया वंशीय गुंडीवेन समुदाय के पंचखंड धरती के अंतिम शंभु सेठ, जो मारांग गुरु के नाम से जाना जाता था, अंतिम शंभु मारांग गुरु, उनके समकालीन गुंडी पुणे मुठवा कोया लिंगो थे।
उनके समकालीन आखिरी के जो मारंग गुरु शंभु थे, ठीक है, जो कोलिंग कोट के ही निवासी थे। ये जो परिक्षेत्र है कोणार्क का, ये जो पेन थाना है या स्थल है, तो कोलिंग कोट के ही निवासी थे, कोयालिंगो। इस कोट के कोल का अर्थ होता है लोमड़ी, ठीक है, गोत्र चिन्हधारी, बाद में खारवेल यानी गिलहरी गोत्र चिन्हधारी, और समूर यानी शंख गोत्र चिन्हधारी, खारवेल यानी गिलहरी गोत्र चिन्हधारी, और समूर यानी शंख गोत्र चिन्हधारी, खोंड यानी घोड़ा गोत्र चिन्हधारी, मांझी यानी जुगनू गोत्र चिन्हधारी। अभी हम जैसे आए बालंगीरी में, ये हमारे ये मांझी नाम की जो है, जो हमारे कोयागन है, तो मांझी का अर्थ क्या हुआ? जुगनू उनका टोटेम था। इससे हम बहुत परेशान थी, अरे ये कोया है और इनका सरनेम मांझी क्यों है? तो अभी पता चला मांझी उनका टोटेम जुगनू था। हाँ, ठीक है। और जो आप उड़ीसा में जो लायन दिख रहे हैं, सिंह दिख रहे हैं, उसको गुंडी में करते हैं राहुल गोत्र चिन्हधारी आदि अनेक गुंडीवेन समुदाय के छोटे छोटे गणराज्य थे। वे सभी कोया वंशीय कोयतोर थे। देखो, कोया वंशी कोयतोर थे, इसलिए उनके गणराज्य भी कोयारपुट यानी कोयानार, कोनार, ठीक है। अभी पता चला था ना जी। हाँ, कोयारपुट म्हणजे जो कोया वंशीय कोयतुर थे, उनके गणराज्य भी कोयारपुट यानी कोयानार अर्थात कोनार, कोयालांदी यानी कालाहंडी, उड़ीसा में है कालाहंडी, और कोयांझार यानी क्यूंझार, और कोया टेक यानी कटक। देखो, प्राचीन में नाम क्या था? कोया टेक था, वो अभी वर्तमान में कटक है। देखो, तो गुंडी सभ्यता से इसकी जड़ें जुड़ी है। जो लिंगराज टेम्पल है, वहाँ पे मुझे इंसान के ऊपर सोडूम मिला जी। यहाँ पे एक ऐसा इंसान मिला जो ऐसे नहीं था, वो ऐसे था। हाँ हाँ हाँ। और फ्रंट में आप देखेंगे तो इंसान ऐसे सोके हुए था, उनके ऊपर हाथी की सूंड है। अनेक प्रकार के कलाकारी हमारे राज्य चिन्ह जो है उसके साथ अनेक वेराइटीज़ अवेलेबल है जी। हम जानते ही नहीं है क्योंकि हम इधर आए ही नहीं हैं जी। तो ये जो वेराइटीज़ है ये बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ समझा रही है। मुझे कभी कभी वो जगह पे नहीं पता होता, लेकिन बुद्धिजीवियों को पूछने के बाद उसको पता चलता है कि अरे इसका अर्थ तो ये निकलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इससे जुड़ी अनेक जो किंवदंतियाँ हैं वो निकल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी जो हमारे साथ नहीं आए लेकिन बहुत कुछ बता सकते हैं। तो सबसे एक ही निवेदन है, उड़ीसा का कोयानार जो टेम्पल है, देखिए अभी हम अपना कहने से, दूसरे लोग अपना कहने से कोई उनका नहीं हो जाता, ना ही हमारा हो जाता है ना। सिस्टम ये है कि ये अभी है पुरातात्विक विभाग का जी, और ये भारत की धरोहर है। तो इस भारत के धरोहर को काल्पनिक गाथाओं से जोड़ने से अच्छा है ओरिजिनल इतिहास से जोड़ना जी जी। तो इसलिए सभी से निवेदन है, इस कोणार्क टेम्पल ज़रूर आइए और एक बार ज़रूर विजिट करिए। ये इतने भव्य दिव्य येनी सोडूम देख के मेरा तो दिल भर आया, बहुत दिल मन भर आया। और देखा कि इतना बड़ा येनी सोडूम, ये बता रहा है टेम्पल स्टार्टिंग में, आप जैसे स्टार्टिंग में पहुंच जाते ये बताता है कि मैं गोंडवाना स्थापत्य कला हूँ और मैं वारसदार हूँ। हाँ, मैं खड़ा हूँ। और जो भी इतिहासकार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे कम्युनिटी से नहीं भी है, और वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ये राज्य चिन्ह आया कहाँ से। ये यहाँ का है वहाँ का है मत लगाइए, ये राज्य चिन्ह हाथी पर जो शेर बैठा होता है ये आया कहाँ से। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं बता दूं, ये आया है एमपी के गढ़ा कटंगा से, गढ़ा मंडला से। जो गोंड शासक थे उन्होंने अपने राज्यों पे इस चिन्ह को उकेरा है, और यही साउथ में है जी। पूरे साउथ बेल्ट में, जिसे द्रविड़ कहते हैं, साउथ में भी यही है। और उड़ीसा में हमारा पालो भी है जी। और यहाँ पे येनी सोडूम, और येनी सोडूम की गाथा इस गोंडाना का सांस्कृतिक इतिहास इस किताब से प्राप्त होगी आपको पूरी जानकारी। हाँ। बहुत सारे लोग जब मुख्य द्वार पे उस येनी सोडूम को देखते हैं तो यही कहते हैं कि शेर हाथी को मार रहा है। एक्चुअली वो बात नहीं है, वो चिन्ह है जो गोंडवाना के धरती को प्रेजेंट कर रहा है। हाथी के सूंड के नीचे एक मानव की आकृति भी हमें नज़र आई है, और वो आकृति भी सेफली पड़ी है, ना ही उनके सर को कुचला जा रहा है और ना ही किसी चीज़ को। यानी अगर शेर मारे किसी प्राणी को तो उसका पंजा गड़ता है, लेकिन शेर प्यार से हाथी पर खेल रहा है,
ये वहाँ का दृश्य है। और इस दृश्य को समझने और समझाने के लिए हमें थोड़ा सा बाकी हिस्ट्री से बाहर निकलकर कुछ अलग वे से हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों, एक उस मंदिर के साथ मैंने बहुत सारे मंदिर में आजमाया, ये सिर्फ मुझे एक हम्पी में लगा था और हम्पी से सीधा मुझे उड़ीसा में लग रहा है। लेकिन हम्पी का जो 1400 की शताब्दी में है और ये 1300 की है, तो हम्पी के पूर्व का हम कोणार्क मान सकते हैं। कोणार्क में हमें मैग्नेट यानी लोह चुंबक का काम नज़र आया। बहुत सारे लोग वहाँ के गाइड भी बताते हैं कि कोणार्क मंदिर में चुंबक का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में किया गया। जैसे कि मैं अनेक किलाओं पर जाता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको कि लोह दगड़ कौन सा है, लोह पत्थर कौन सा है, उस पत्थर से लोह कैसे निकाला जाता था और किले पर ही कारखाना बना के वहाँ से ही लोहे की चीज़ें कैसे बनाई जाती थी गोंडवाना में। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको समझाया। वो पत्थर एक्चुअली चुंबक को भी आकर्षित करते हैं और इस थ्योरी के साथ कोणार्क टेम्पल में भी चुंबक का इस्तेमाल किया गया था। बहुत बड़ा चुंबक था, मेरे ख्याल से 53 टन का वो चुंबक था, जिस चुंबक ने आधार बनकर सभी शिलाओं को पकड़ रखा था। लेकिन एक्चुअली ब्रिटिश काल में ये बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने उस चुंबक को वहाँ से निकाल दिया और तभी से ये जो वास्तु है वो ढहने लगी थी। इसके पीछे मुख्यतः क्या रीज़न है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, ये था या नहीं था, ये शोध रिसर्च का विषय है। लेकिन 101% अगर किसी भी एंगल से हम इस मंदिर को देखते हैं, इस स्थल को देखते हैं, तो वो गोंडवाना कालीन ही नज़र आता है। तो मुझे पता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन एक्चुअली इस वीडियो को ये वीडियो और भी बड़ा होता तो भी चल जाता, क्योंकि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन को बनाना बेहद ही ज़रूरी है। उस पर व्यूज़ कम आए, उस पर कुछ कम आए, ये मुझे लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक एक चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन बन के इस चैनल पर आ जाए और इससे पूरा भारत का कोई समुदाय सीखे। तो दोस्तों, इस कोयनार का वीडियो कैसे लगा ये ज़रा मुझे कमेंट में बताइए। और चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हमारी संख्या अगर थोड़ी सी बड़ी दिखेगी तो इम्प्रेशन भी बड़ा पड़ेगा। तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने लोगों में ज़रा शेयर करिए। इस वीडियो के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।